दोस्तों, तो हम पढ़ रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि लॉ का पेपर हम लोग देख रहे हैं। बिहार जुडिशरी 2016 में आया हुआ। तो लास्ट वीडियो में हम यह देख चुके हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी वस्तु को पाता है तो वह ऑनर नहीं हो जाता, वह प्लेजी नहीं हो जाता, वह कस्टोडियन ऑफ दैट प्रॉपर्टी नहीं हो जाता। वह क्या होता है? बेली होता है। मीन्स फाइंडर ऑफ गुड्स क्या हो जाता है? उसको बेल में रहता है और वो बेल आउट कभी भी आकर के बेलर कर सकता है, उस प्रॉपर्टी को कभी आकर ले सकता है। मतलब किसी ने प्रॉपर्टी आपको आकर दिया नहीं, आप उस खुद प्रॉपर्टी के पास गए, उस प्रॉपर्टी को ले लिए और उसका आप ऑनर नहीं हुए। दूसरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31, जो कहता है 2016 में आया हुआ बिहार जुडिशरी का क्वेश्चन पेपर है, पीटी का। 31 कहता है एन एजेंसी अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज टर्मिनेटेड बाय। कब कब टर्मिनेट होगा? तो कहता है प्रिंसिपल रिवोकिंग हिज ऑथोरिटी। प्रिंसिपल एजेंट को एजेंसी देता है कि मेरे बदले में तुम लोग पेट्रोल पंप और पेट्रोल बेचो, डीजल बेचो, किरासन तेल बेचो और हमको 10% मुनाफा दे देना, 10% कमीशन दे देना और 90% आपका हुआ। उसके बाद कहता है कि प्रिंसिपल अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज टर्मिनेटेड बाय प्रिंसिपल रिवोकिंग हिज ऑथोरिटी। तो हाँ, अपना प्रिंसिपल के पास ऑथोरिटी, प्रिंसिपल पूरा पेट्रोल का मालिक है, पेट्रोल दिया बेचने के लिए, बोला हम रिवोक कर देते हैं अपना ऑथोरिटी, हम तेरे को अब जितना तेरे पास पेट्रोल है बेच लो, उसके बाद मैं एजेंसी कैंसिल कर सकता हूँ। तो कर सकता है। उसके बाद डेथ ऑफ इधर प्रिंसिपल और एजेंट, डेथ प्रिंसिपल का हो गया तो भी कैंसिल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, एजेंसीशिप कैंसिल हो जाएगा, और यदि एजेंट का डेथ हुआ तब भी एजेंसीशिप कैंसिल हो जाएगा। फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट आपको बनाना है तो उसका प्रिंसिपल पे डिपेंड करता है, वो चाहे तो बनाए, न चाहे तो न बनाए। उसके बाद कहता है प्रिंसिपल बीइंग एडजुडिकेटेड एंड इंसॉल्वेंट। प्रिंसिपल क्या है? इंसॉल्वेंट हो गया है, इंसॉल्वेंट दिवालिया हो गया है। तो इंसॉल्वेंट क्या करता है? इंसॉल्वेंट नॉट ऑथराइज टू मेक एनी कॉन्ट्रैक्ट, इंसॉल्वेंट इवन नॉट ऑथराइज टू कंटिन्यू द एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट। इंसॉल्वेंट के पास पहनने के कपड़ा के सिवा कुछ रहता ही नहीं है। इंसॉल्वेंट लायबिलिटी इज मोर देन हिज असेट्स, टोटल असेट्स, इसलिए वो इंसॉल्वेंट हो जाता है। The liability of the surety under the contract of guardianship is, the liability है of the surety, surety का जो liability है under the contract of guarantee is coexistence with that of the principal debtor। कहता है लाइबिलिटी जो surety का होता है अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, गारंटी अब देते हैं तो जो surety है यानी जो बेल देता है तो बेलर का लाइबिलिटी पैरेलल एग्जिस्ट करता है विद दैट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर। तो किसी आप कर्ज में लेते हो कर्ज और उसका आप गारंटर कोई बनता है, मतलब उसको श्योरिटी बोल सकते हैं आप, श्योरिटी बनता है तो सुन लो भाई, आपका पैरेलल रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोन चुकाने का। किसके? यदि इन डिफ़ॉल्ट ऑफ जो कर्ज लेता है, कर्जदार है और उसके और वो भाग जाता है, कर्ज नहीं चुकाता है, तो आपसे कहीं कर्जा वसूला जा सकता है। मान लो ज़मीन का कागज़ दिया, वो ज़मीन का कागज़ ही फ्रॉड निकला, ज़मीन तो किसी और के नाम से था, तो आपसे कर्जा वसूला जाएगा। इसलिए कोई लोन लेता है तो आप श्योरिटी गारंटर मत बन जाओ, फटाफट सोच लो, समझ लो, कर्ज देने में सक्षम है नहीं है, अपना आदमी है तो बनो, अपना नहीं आदमी है तो छोड़ दो, क्योंकि आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कोएग्जिस्टेंट विद दैट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर, है ना। डेटर होता है जो लोन लेने वाला, क्रेडिटर होता है जो बैंक लोन देता है। अब कहता है आगे कि ए एग्री टू सेल ए हॉर्स ऑफ वर्थ ₹5000 फॉर ₹1000 टू बी। ये अपने 5000 के घोड़े में को बी को 1000 में बेचने के लिए राजी होता है। ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एज कंटेंट ऑफ द एग्रीमेंट वाज फ्रीली गिवन।
एज कंसेंट टू द एग्रीमेंट फ्री कंसेंट दिया है। एग्रीमेंट एज तो एग्रीमेंट क्या होगा, वाइड होगा, वाइडेबल होगा या वैलिड होगा या एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा, तो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा, वैलिड होगा, कोई दिक्कत नहीं है। यदि कोई भी एग्रीमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है विदाउट पीटीआई, पी मतलब प्रेशर, टी मतलब थ्रेट, टी मतलब थ्रेट, आई मतलब इंडूसमेंट, कोई दबाव, कोई मीन्स प्रेशर, कोई धमकी, कोई प्रलोभन के बिना कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है तो चलेगा। क्या इतना ही जरूरी है, इतना ही एसेंशियल फैक्टर? नहीं, अरे बाकी भी चाहिए, जैसे दोनों 18 साल से अधिक एज के चाहिए, अगेंस्ट द लॉ नहीं होना चाहिए, अगेंस्ट द मोरलिटी होना चाहिए, अगेंस्ट द कस्टम नहीं होना चाहिए, और भी जो है वो सब होना चाहिए, मतलब उसका कुछ साक्ष्य होना चाहिए, उसके बाद जो है कंसिडरेशन पे होना चाहिए, उसके बाद रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज नहीं होना चाहिए। तो बाकी जो है तो है ही, लेकिन पीटीआई नहीं है तो क्या अग्रीमेंट वैलिड होगा? यदि सिर्फ यही पूछे तो नहीं वैलिड होगा, बाकी का तो जिक्र किया नहीं। अरे बाकी सब है इसमें, अब बोल रहा है कि पीटीआई भी नहीं है, तो एग्रीमेंट 5,000 का कोई घोड़ा 1,000 में बेच सकता है क्या? तो हाँ, बाकी का कहाँ बोला कि नहीं होगा शर्त, बाकी का भी शर्त है, दोनों एडल्ट भी है, सब कुछ है, और कंसेंट से है। 5,000 की घोड़ा 1,000 में बेचा है, कंसेंट से बेचा है, तो क्या वैलिड होगा कॉन्ट्रैक्ट? और तो हाँ होगा। आगे कहता है द रूल रिगार्डिंग द प्रिंसिपल ऑफ नेग्लिजेंस वाज लेड डाउन इन द लीडिंग केस ऑफ, तो इसमें बताया है दोनगू वर्सेज स्टीवन में, जिसमें कि स्नेल फाउंड इन जिंजर क्या बियर, बियर में क्या पाया गया था? स्नेल पाया गया था। स्नेल मतलब क्या होता है? घोंघा, सितुआ, वो पाया गया था। तो रूल रिगार्डिंग द प्रिंसिपल नेग्लिजेंस वाज लेड डाउन इन द लीडिंग केस ऑफ दोंगू वर्सेस स्टीवन, तो उसने क्या किया? कंपनसेशन लिया ट्रॉट में, ठीक है, उसको कंपनसेशन मिला, लाखों में मिला कंपनसेशन, और उसके जो केस चला, क्योंकि भाई सितुआ मिल जाएगा, स्नेल मिल जाएगा, मतलब आप नदी नाले के पानी डाल देते हो क्या? और उसमें भी किस में? तो बियर में बियर में तो अच्छा पानी डालो, तो इसलिए उसको ट्रॉट मिला, ट्रॉट में कंपनसेशन मिला, ठीक है ना। ग्लासगो कॉर्प वर्सेज मूर वर्न बाई टी फर्नेंस, है ना, टी फर्नेंस से जल गया था तो उसको भी कंपनसेशन मिला था। लेकिन यहाँ रिगार्डिंग द प्रिंसिपल ऑफ नेग्लिजेंस लेड डाउन इन द लीडिंग केस कौन है? तो डोंगू वर्सेज स्टीवसन, डोंगू DONGHUE डोंगू वर्सेज स्टीवेंसन STEVENSON स्टीवेंसन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47, जिसमें कहता है कि वेयर ए पर्सन willfully where a person willfully and without any justification is dealing with the goods in such a manner that another person who is entitled to its immediate use and possession of the same is deprived of that is known as tort of conversation। जैसे इसका एक एग्जाम्पल ले सकते हैं दोस्तों कि आपके कोई सीट पर बैठ गया, मेरे साथ एक बार हुआ भी स्लीपर में, और वो बोल रहा है कि ये मेरा सीट है, आप लोग खाली करो। तो आप कहीं बैठ गए कि चलो भाई अब टीटी आएगा तभी, वो सो रहा है, मान लो कि रात भर वो सोकर चला गया और आप रात भर बैठे रहे। तो यहाँ कहता है वेयर ए पर्सन willfully विदाउट एनी जस्टिफिकेशन इन is dealing with goods या has taken your property or goods in such a way, taken your birth यहाँ मान लीजिए, such a way, such a manner that another person who is entitled to that birth, है ना, its immediate use and possession of the same is entitled, is deprived of that right, known as क्या बोलते हैं? tort of conversion। आपने कन्वर्सन कर लिया,
तो आपने कन्वर्सन कर दिया तो आप टॉर्ट दो, कंपनसेशन दो। आपने ट्रेवल कर लिया स्लीपर में, तो दूसरे बंदे जिसका राइट है वो ट्रेवल नहीं कर रहा, तो आपको कंपनसेशन देना है। उसके बाद 48 कर रहा है, बिफोर एप्लीकेशन ऑफ रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी विच ऑफ द फॉलोइंग इसेंशियल इज रिक्वायर्ड। तो कहता है ऑल ऑफ द एबव। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी किसको कहते हैं? अब ये नहीं देखा जाएगा कि आपका गलती था या नहीं था, ये नहीं देखा जाएगा आपका मिनसेरिया था या नहीं था, आपका बैड इंटेंशन नहीं था या नहीं था, ये नहीं देखा जाएगा कि आप का अपराध किए या नहीं किए, ये कुछ नहीं देखा जाएगा। बस ये घटना हुआ है, आपकी वजह से हुआ, दूसरे के राइट का इंफ्रिंजमेंट हुआ है, दूसरे के हार्म हुआ है, दूसरे का डैमेज हुआ प्रॉपर्टी का, तो आपको कंपनसेशन देना है तो देना है। इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट लायबिलिटी या स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। ठीक है। तो कहता है कीपिंग और स्टोरिंग द क्या डेंजरस थिंग बाय ए मैन ऑन हिज लैंड, है ना। कीपिंग और स्टोरिंग ए डेंजरस थिंग बाय ए मैन ऑन हिज लैंड, तो उसमें स्ट्रिक्ट लायबिलिटी होगा। ठीक है। आप पानी अपनी ज़मीन में रखते हो, अब बगल में खदान है, स्टोर है, गोडाउन है, उसमें पानी चला गया जिसके आपके मेड़ टूट कर किसी भी तरह से, तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी है। डेंजरस थिंग हो गया ना गोडाउन के लिए, क्यों रखा आप घर में अपना, कहीं पर सांप पाले हो विषैला, गेहूं में सांप, कोबरा सांप, तो जाके बगल में किसी को काट लिया तो डेंजरस थिंग, तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी यहाँ बनेगा। दूसरा बोलता है नॉन नेचुरल यूज ऑफ द लैंड बाय द पर्सन। अरे नेचुरल यूज खेती आप भी करो, बगल वाला खेती कर रहा है, आप उसमें डैम बना लिए, तालाब बना लिए, तालाब खोद के बना लिए, तो कौन बोला था? अब बगल वाला के फसल का नुकसान हो गया आपकी वजह से, या बगल वाले के गोडाउन है, आप बगल में तालाब खोद दिए हो, तो उसके आपके तालाब का पानी उसके गोडाउन में घुस गया, तो भी आप स्ट्रिक्ट लायबिलिटी आप पर होगा। यदि उसको कुछ नुकसान होता है तो आपको 100% पे करना है। और ना नुकर कुछ भी नहीं, इंटेंशन नहीं था, ये नहीं था, मिसरिया नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, कुछ नहीं। उसके बाद कहता है कि escape of dangerous thing out of land of the person, storing or keeping it and causing damage or injury to another person, तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी बनेगा। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी बोल रहा है 3 केस में बनेगा टॉर्ट में। एक तो कि आप कीपिंग और स्टोरिंग द डेंजरस थिंग बाय ए पर्सन ऑन हिज लैंड। आप डेंजरस थिंग को क्यों रख रहे हो? डेंजरस थिंग के लिए बाहर रखो, अलग से रखना होता है, गांव बस्ती से बहुत दूर रखो, खेती किसानी से दूर रखो। रखते हो तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी हो, किसी को कुछ नुकसान हुआ तो। दूसरा नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड बाय द पर्सन, जहाँ खेती हो रहा है वहाँ खेती करो, इनहेबिटेंट पर्पस के लिए वहाँ रहो, गोडाउन है वहाँ गोडाउन बनाओ, तो आपने वहाँ पानी स्टोर शुरू कर दिया और बगल में चारों तरफ गोडाउन है, तो किसी का भी नुकसान हुआ तो आपको स्ट्रिक्ट लायबिलिटी बनता है, एब्सोल्यूट लायबिलिटी बनता है। बिना कुछ कारण ना नुकुर किए आपको कंपनसेशन देना है। और कीपिंग इट और कॉजिंग डैमेज और इंजरी, ठीक है, यही हो गया। 3 है, ऑल ऑफ द एबव होगा। अब कहता है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो ए पब्लिक न्यूसेंस इज ए क्राइम नॉट ए सिविल रॉन्ग। पब्लिक न्यूसेंस करते हैं तो क्राइम है, सिविल रॉन्ग नहीं है। जैसे आप रोड पर किसी को चलने नहीं दे रहे, एक रास्ते से किसी को चलने नहीं दे रहे, तालाब से किसी गांव वाले को पानी नहीं लेने दे रहे, कुआं से किसी गांव वाले को पानी नहीं लेने दे रहे, नल हैंड पंप जो है उससे पानी नहीं दे रहे, वाटर टैप है उससे पानी नहीं ले। आज तो गांव में भी वाटर टैप है, घर घर नल योजना, तो उससे आप किसी को पानी नहीं दे रहे, तो इससे क्या होगा भाई? तो इससे होगा ये पब्लिक न्यूसेंस इज ए क्राइम है, नॉट ए सिविल रॉन्ग है। कंपनसेशन दे के छुटकारा नहीं पाओगे, आपको जेल जाना पड़ेगा 6 महीना से 1 महीना कम से कम से लेकर के 6 महीना के बीच में। ये सिविल रॉन्ग नहीं है।
ठीक है, ये करेक्शन टेंस है। उसके बाद कहता है पब्लिक न्यूसेंस इज ए सिविल रॉन्ग एज वेल एज क्राइम। नहीं, पब्लिक न्यूसेंस इज ए क्राइम। और आगे कहता है प्राइवेट न्यूसेंस इज ए सिविल रॉन्ग एज वेल एज क्राइम। नो, प्राइवेट न्यूसेंस इज ऑल्सो ए क्राइम। अब किसी पार्टिकुलर व्यक्ति को आप उसके रास्ता रोक दोगे, हाँ, तो भी क्राइम हो जाएगा। ये प्राइवेट न्यूसेंस इज ए क्राइम एंड नॉट ए सिविल रॉन्ग। तो प्राइवेट न्यूसेंस जो है वो सिविल रॉन्ग हो सकता है। प्राइवेट न्यूसेंस सिविल रॉन्ग होता है, नॉट ए क्राइम, एक क्राइम नहीं होता है, सॉरी। और जो पब्लिक न्यूसेंस है वो क्राइम होता है। उसके बाद चलिए क्वेश्चन 50 में, द लीडिंग केस इन विच द टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस फॉर डिटरमाइनिंग द रिमोटनेस ऑफ डैमेजेज वाज फाइनली एस्टेब्लिश्ड इन रे पॉलिमिस वर्सेज परनेस विथी कंपनी, है ना। तो इसमें क्या है कि लीडिंग केस है टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस ऑफ डिटरमाइनिंग द रिमोटनेस और डैमेज वाज फाइनली एस्टेब्लिश्ड। दोस्तों, तो इसमें ये है कि डायरेक्ट ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि कोई भी डायरेक्ट एक्ट होना चाहिए। हमने क्या बांध खोल कर किसी के गोडाउन में पानी गिरा दिया, इनडायरेक्ट हुए तब भी आपको क्या देना है, कंपनसेशन देना है। ये किस केस में बोला गया, रे पॉलिमिन्स वर्सेज प्यूरनेस विथी एंड कंपनी। उसके बाद कहता है इन ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल्स ऑफ अ स्पेसिफिक गुड इफ एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट द गुड्स हैव विदाउट द नॉलेज ऑफ द सेलर पेरिस्ड, और यह चोरी हो गया, थेफ्ट हो गया, तो कॉन्ट्रैक्ट इज वाइड हो जाता है फॉर बोथ द पार्टीज। एंड कॉन्ट्रैक्ट इसको बोलते हैं फ्रस्ट्रेटेड कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेट हो जाता है, यानी कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो गया। जैसे मान लो कि हम बोले थे कि 10 दिन बाद आपको 10 बोरी क्या मान लो प्याज देंगे, अब प्याज सब सड़ गया तो खरीद के थोड़े ना देना है। 10 बोरी गेहूँ देंगे, गेहूँ में सब सड़ गया, घून लग गया, तो खरीद के थोड़े ना देना है। चावल देंगे, चावल में सड़ गया या आग लग गया तो खरीद के नहीं देना है। तो इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट है जो फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा, है ना। उसके आगे कहता है इन एन एग्रीमेंट टू सेल द गुड्स ऑन द टर्म दैट द प्राइस इज टू बी फिक्स्ड बाय द वैल्यूएशन ऑफ थर्ड पार्टी, बट सच थर्ड पार्टी फेल्स टू मेक द वैल्यूएशन, देन the buyer and seller cannot make the valuation and the contract becomes void। अब थर्ड पार्टी पे छोड़े हो कि वो वैल्यूएशन करेगा कि इसका कितना कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट होता है क्या, नहीं होता है। कंडीशन लगाओ तो उसी समय लाओ, ये नहीं कि फ्यूचर में कंडीशन कोई लगा दिए तो वो नहीं चलेगा। फ्यूचर कंडीशन नहीं लगाया जा सकता है। यहाँ लगा दिया है कि वो थर्ड पार्टी बोलेगा, उसके अनुसार आप कीमत दे देना। ये आप सामान दोनों के, एक खरीद रहा है एक बेच रहा है, उसका वैल्यूएशन थर्ड पार्टी से करेगा, उतना आप दे देना, तो ऐसे ये नहीं चलेगा। आ बायर एंड सेलर कैन नॉट मेक वैल्यूएशन एंड कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वाइड इफ थर्ड पार्टी फेल्स टू मेक द वैल्यूएशन। ठीक है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन 53। क्वेश्चन 53 में कहता है दोस्तों कि सोहन जो है एक फ्रॉडुलेंट पर्सन है, पोजिंग हिमसेल्फ ए रिस्पेक्टेबल पर्सन, और परचेज ए वैल्यूएबल रिंग, मान लो सोने का रिंग खरीद लेता है फ्रॉम मोहन जो शॉपकीपर है, ज्वेलरी शॉप का ऑनर है उससे, और शॉपकीपर बाय गिविंग हिम ए चेक, और उसको एक चेक देकर के खरीद लेता है। द चेक वाज डिसऑनर, द चेक सोहन का डिसऑनर है, तो सोहन ऑनर नहीं रहा, अभी ऑनर रिंग का कौन है, मोहन ही है। बट बिफोर द फ्रॉड कुड बी डिटेक्टेड, चेक ऑन डिसऑनर होने में 2-3 दिन तो लगेगा, बैंक को देगा तभी ना पता चलेगा। और ये क्या कर दिया, प्लेज द रिंग विथ रोहन, और रोहन को इसने रिंग दे दिया, किसने, सोहन ने। और प्लेज क्या होता है दोस्तों, मॉर्गेज में हम
ज़मीन देते हैं, उसके बदले लोन लेते हैं, उसको इंटरेस्ट भी देते हैं। जब पैसा चुका देंगे तो ज़मीन फिर मेरा हुआ। कितना साल का टर्म एंड कंडीशन लिखा रहता है। प्लेज में भी होता है, हम मूवेबल प्रॉपर्टियाँ देंगे, मॉर्गेज में इमूवेबल प्रॉपर्टी या लैंड देते हैं। अब प्लेज में मूवेबल प्रॉपर्टी सोने का रिंग दे दिए, मान लो 1 लाख का सोने का रिंग है, तो हमको 50,000 का लोन मिल गया और उस पर इंटरेस्ट भी देना है, तो काम तो हमारा बन गया। रिंग भी मेरा नहीं है, 50,000 मिल गया, 50,000 लेके हो सकता है यहाँ से भी भाग जाए वो। तो इसका बोले व्हाट इज द नाउ करेक्ट पोजीशन। करेक्ट पोजीशन क्या है, क्योंकि चेक तो डिसऑनर हो गया है और सोहन प्लेड द रिंग विथ रोहन who acted in good faith and without notice of Sohan's defective title. What is the correct position? तो कहता है रोहन्स टाइटल टू द रिंग इज गुड अगेंस्ट मोहन, ठीक है, एंड सोहन दोनों का अगेंस्ट है। हेंस ही विल रिटेन द रिंग। मोहन कैन सू सोहन द बायर टू रिकवर द रिंग। सू कर सकता है, लेकिन उससे अच्छा है कि वह नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में जाए और 138 में केस करे, 6 महीना जेल के सजा, और चेक के मान लो 1 लाख का चेक है तो 2 लाख उसको देना है। और 138 सिविल लाइबिलिटी एज वेल एज क्रिमिनल लाइबिलिटी दोनों बताता है, दोनों के लिए वह रिस्पॉन्सिबल ठहराता है। आगे कहता तो ये करेक्ट इनकरेक्ट है। करेक्ट है कि रोहन्स टाइटल टू द रिंग इज गुड अगेंस्ट मोहन एंड सोहन बोथ, हेंस ही विल रिटेन द रिंग। आगे ऑप्शन है कि सोहन्स टाइटल टू द रिंग वाज डिफेक्टिव। नहीं भाई, सोहन का डिफेक्टिव तो था, लेकिन चेक दिया था ना उसने, चेक बाउंस किया तो चेक बाउंस का केस होगा। हेंस मोहन कैन सू रोहन एंड सक्सीड टू टेक द रिंग बैक। रिंग बैक नहीं लग सकता है, अरे चेक से आप दुगना अमाउंट लो। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट इज बेस्ड ऑन फ्रॉड, हेंस कैन बी डिक्लेयर वाइड एंड नो लायबिलिटी ऑफ पार्टी विल राइज इन द वाइड कॉन्ट्रैक्ट। नहीं, ये नहीं है, सब सही है, बस जो चीज़ हुआ उसी गलती का रिमेडी करना है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट सेक्शन 138 में जाइए। उसके बाद आगे कहता है ए टॉय डीलर। ये क्या है, एक टॉय डीलर है। डिस्प्लेड इन हिज शॉप विंडो। ये एक टॉय डीलर है, डिस्प्ले इन हिज शॉप विंडो सम प्लास्टिक टॉय कैटेपुल्ट्स। तो उसके बाद क्या कहता है, बी चाइल्ड ऑफ 6 years of age was attracted to the toys and one plastic toy catapult was brought from the shop after discussion with the shopkeeper. While the child was using it, मतलब चाइल्ड टॉय से खेल रहा था, the toy catapult broke off and entered the left eye of the child, which had to be removed. The case is filed against the seller for damage. This is contention that, तो क्या होगा, it is a sale by description, hence the seller is liable for damage as the toy was not of merchantable quality। तो उसको डैमेज देना है यहाँ पे, ठीक है दोस्तों इसमें कहता है कि ए सोल्ड द गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार में दिया, उधार में दे सकता है, कोई ब्रोमाफाइड है, लिख लीजिए आप, साइन करा लीजिए उससे, टू बी को दे दिया, ठीक है, तो अब तो बी को वस्तु हो गया, आप डैमेज के लिए केस कर सकते हैं, बकाया वसूलने के लिए केस कर सकते हैं, लेकिन वस्तु अब बी को हो गया। एंड डिलीवर द गुड्स टू द बायर शिपिंग एजेंट, और एजेंट के थ्रू दे दिया, शिपिंग एजेंट के थ्रू वो डिलीवर कर दिया। who had put them on board a ship. However, the goods were returned to the seller for repacking when the goods were still with the seller. अब गुड्स बायर जो है बोला ठीक से पैकिंग नहीं है, मेरे को आगे इसको रखना है और फिर बेचना है, तो इसलिए रीपैकिंग के लिए वापस भेज दिया उसी शिप से। तो
शिप वापस आया और गुड्स इसके पास आया, ये पैकिंग करने ही वाला था, तो पता चला कि बायर बिकम इंसॉल्वेंट, दिवालिया हो गया है। दिवालिया में क्या होता है, हिज लाइबिलिटी इज मोर देन हिज असेट्स एंड ही इज नॉट फिट फॉर एनी कॉन्ट्रैक्ट, ही इज इवन नॉट फिट to continue the existing contract. The seller being unpaid refused to return the goods. अब बोला कि अब तेरे को नहीं दूंगा तो तू दिवालिया हो गया, गुड्स में दूंगा ही नहीं। तो कर सकता है? ऐसा नहीं कर सकता है। एग्जामिनिंग द फॉलोइंग आंसर डिसाइड द करेक्ट वन। अरे भाई, जब हम वस्तु लिए तो दिवालिया थे? नहीं थे। अब वस्तु मेरे पास आ गया, हाँ, अब दिवालिया में हो गया तो हो गया, अब मैं लोन चुकाने के लिए बाध्य नहीं हूँ आपका, लेकिन वो गुड्स मेरा होगा, है ना। क्यों? क्योंकि जो कंट्रैक्ट था वो ख़त्म हो गया था, एग्जिस्टिंग नहीं है। एग्जिस्टिंग रहता, अभी कंटिन्यूअस रहता तो भले ही आप कुछ कर सकते थे, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट तो ख़त्म हो गया था, रीपैकिंग के लिए हमने दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि गुड्स आप रख लेंगे। देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है दो द बायर हैज बिकम इंस्टॉलमेंट, ठीक है, बट द seller too has lost his right of over the goods and the goods belong to the buyer। क्यों? क्योंकि अब किसी वस्तु का बेच दिए, बस बेच दिए तो बेच दिए, उधार दिए तो उधार वो देगा। अब गवर्नमेंट बोल रही कि ये उधार दिया है फिर भी ये पैसा चुका नहीं सकता और चुकाने में सक्षम नहीं है, चुकाने के इसको लिए मैं डिक्लेयर करता हूँ कि ये अनफिट है, तब तो इंस्टॉलमेंट डिक्लेयर किया, तो वो उसका लक है, गुड लक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक एनआई का केस है दोस्तों, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का, जिसमें कहता है ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट द ग्रेट एलिमेंट ऑफ नेगोशिएबिलिटी इज द एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी बाय पार्टी own conduct and not by another conduct. If you take the bona fide possession या bona fide possession of the property for value देकर after consideration पे करके, and nobody can deprive you of it, which one of the following is authority for this possession। तो कहता है इसमें लीडिंग केस कौन सा है, तो है राफेल वर्सेज बैंक ऑफ इंग्लैंड, जिसमें स्टोल बैंक में क्या डकैती हो गया, स्टोलन बैंक नोट को चोरी हो गया। अ होल्डर इफ ही इज इनोसेंट देन ही हैज ए गुड टाइटल। और बैंक नोट कहीं चोर किस खरीदा, दूध खरीदा, दही खरीदा, लस्सी खरीदा, बियर खरीदा, ये खरीदा, वो खरीदा, घर का चावल खरीद दिया, तेल पानी राशन आलू आटा सब खरीद दिया, दाल। उसके बाद अब कहीं वो बैंक का नोट का नंबर आपको पता है, बैंक वाला ने कहीं पकड़ा किसी को, ये नंबर मेरा है, तो क्या उसका टाइटल ऑनर कौन है? नहीं, वो है। अरे चोर को पकड़ो ना। अब चोर बेच दिया किसी को तो कोई क्या सामान न ले, पूछते रहे, या किसी के ललाट पे लिखा कि वो चोर है। तो होल्डर इज ए गुड टाइटल होल्डर। किसका? करेंसी का चेक है, होल्डर चेक है तो उसका, होल्डर ड्राफ्ट है तो उसका, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों, इसमें कहता है दोस्तों कि लॉ रिक्वायर्स दैट एवरी पार्टी टू ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी कैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब वह 18 साल का होना चाहिए। What happen when a minor become party to the instrument, a drawer or maker or endorser? तो क्या होगा? तो होगा माइनर इज नॉट लायबल ऑन द इंस्ट्रूमेंट बट इट इज रिमेन बाइंडिंग अपॉन ऑल द पार्टीज। कहता है माइनर है वो, उसका कोई लायबिलिटी नहीं होगा, उसको कोई किसी ने बोल दिया कि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि आपको 1 लाख देना है, तो 1 रुपया भी वो नहीं देगा। लेकिन किसी से माइनर ने ले लिया है 1 लाख रुपया, तो वो वापस भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि द माइनर कैन नॉट बी इम्पोज्ड विथ एनी लायबिलिटी दो ही कैन टेक बेनिफिट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जो भी है बेनिफिट ले सकता है लायबिलिटी, लेकिन उस पर लायबिलिटी आप थोप नहीं सकते हैं।
आगे कहता है वेयर एन इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्स इंडोर्समेंट एंड इट हैज बीन इंडोर्स्ड देन व्हाट इज द रूल क्रिएटिंग लायबिलिटी ऑन इट अमंग द फॉलोइंग ऑप्शंस। कहता है एवरी इंडोर्सर इंकर्स लायबिलिटी टू ऑल द पार्टीज दैट आर सब्सिक्वेंट टू हिम। ठीक है, मीन्स जैसे आप इंडोर्स किए कि पे टू अकाउंट नंबर सो अकाउंट पे, तो वो उसका बैंक का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इतना अकाउंट पे ही पे इतना अकाउंट नंबर पे पैसा देगा, जो भी लाएगा उसको और साइन करेगा कि अकाउंट नंबर मेरा है, साइन मैच कराएगा कि पहले जो इशू किया है उससे मैच कर रहा है नहीं कर रहा, और उसके बाद वह क्या करेगा कि वो उसको पेमेंट कर देगा। ठीक है, इंडोर्समेंट के बाद वो पेमेंट कर देगा। सेक्शन 59 इसमें कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज नॉट करेक्ट। ए बिल ऑफ एक्सचेंज मे हैव टू बी presented for acceptance before it is prescribed for payment. Presentation for acceptance is necessary only where the drawer and the drawee have common interest in presenting the bill of acceptance. ठीक है, करेक्ट है। ए बिल ऑफ एक्सचेंज है, मान लो कि चेक ही है, ड्राफ्ट है, हैव टू बी प्रेजेंटेड फॉर एक्सेप्टेंस बिफोर इट इज प्रेस्क्राइब्ड फॉर पेमेंट। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन फॉर एक्सेप्टेंस इज नेसेसरी ओनली वेयर द ड्रावर एंड ड्राई हैव कॉमन इंटरेस्ट इन द प्रेजेंटिंग द बिल ऑफ एक्सेप्टेंस। ठीक है, उसके बाद कहता है वेयर द होल्डर ऑफ द क्वेश्चन 60 कहता है वेयर द होल्डर ऑफ द चेक रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द बैंक, है ना, बैंक से इंफॉर्मेशन रिसीव करता है दैट द चेक हैज बीन डिसऑनर्ड, है ना, यह अकाउंट में तो उसका सफिशिएंट मनी नहीं है, उसके वजह से डिसऑनर हो गया, या जो बैंक के अकाउंट होल्डर है वो मना किया कि चेक पेमेंट नहीं करना है, तो आपका डिसऑनर में कराऊँ, या कुछ और भी रीज़न हो सकता है, मिसमैच कर रहा है सिग्नेचर, सही से सिग्नेचर नहीं किया है, तो वो भी वजह हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम होता है इनसफिशिएंट फंड। When the holder of the check receives information from the bank that a check has been dishonored, he should make a demand within 30 days by giving notice in writing to the drawer, है ना, जिससे चेक आप लिए उससे बोलो कि तुम पैसा दे दो मेरे को, ऑफ द चेक फॉर द पेमेंट ऑफ द मनी, या बैंक में डालो 30 दिन के अंदर, डिमांड कर दिए कि बैंक में डालो, पैसा नहीं है इसमें, नहीं तो वो भी विद इन 30 डेज, और नहीं डालता है तो फिर उसको लीगल नोटिस दीजिए और फिर उसको 30 दिन का समय दीजिए, और 30 दिन के अंदर उसको केस आप कर दीजिए। ठीक है, 30 दिन एक्सपायर होने पर उसको ऊपर केस कर दीजिए। उसके बाद देखते हैं दोस्तों 61 नेक्स्ट वीडियो में, क्वेश्चन नंबर आज 60 तक रहने देते हैं क्योंकि 11 बज चुका है। ओके दोस्तों, गुड नाइट, बाय दोस्तों। आशा है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको फ़ायदा हुआ। थैंक यू।